नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज एक बेहद खास मेहमान के साथ आपकी मुलाकात मैं कराना चाहता हूं। उस खास मेहमान को समझना मुश्किल काम है। पूरी ज़िंदगी का सफ़र उनका जो है बहुत सारे घुमाव-फिराव और उनकी जो ज़िद है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो सोच-समझ है, उसकी वजह से बदलता-फिरता, घूमता चलता रहा। लेकिन वो रिलेंटलेस हैं। 80-85 उम्र का तो मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो रिलेंटलेस हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी की तरह से। क्या आप सोच सकते हैं कि जवानी में सबसे पहले आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, आर्मी का ऑफिसर बनना हो और मन में भी हो आर्मी बन ऑफिसर बनना, लेकिन नहीं बनते हैं, छोड़ देते हैं, पिताजी और माताजी की इच्छा पर। आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पर जो परिवार में सबकी इच्छा, दबाव के बाद आईएएस ऑफिसर बनते हैं और फिर आईएएस ऑफिसर बन के सरकारी नौकरी करके उसको भी छोड़ देते हैं। समाज सेवा में जाते हैं, फिर राजनीति में आते हैं। राजनीति में भी उनको जब मंत्री पद मिल रहा होता है, मंत्री पद का लिफाफा खोलते हैं तो राष्ट्रपति भवन से लौट आते हैं। सच बता रहा हूँ आपको, कोई ये कहानियाँ जुमले नहीं है। राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ लेने से पहले लौट आते हैं। फिर जब मौका मिलता है तो वित्त मंत्री बनते हैं। वित्त मंत्री बन के देश की अर्थव्यवस्था जो बहुत संकट में होती है, उसको सुधारने का जिम्मा उठाते हैं। फिर ऐसे वक्त में वित्त मंत्री बनते हैं जब उनका नंबर नहीं था मंत्री बनने का, लेकिन वित्त मंत्री बनते हैं, फिर विदेश मंत्री बनते हैं और फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाते हैं विपक्ष की तरफ से, जबकि वो जानते हैं कि वो चुनाव बहुत मुश्किल है। तो लगातार लड़ाई लड़ने वाले, अपने सिद्धांतों के साथ चलने वाले, अपनी जिद के साथ, मैं जिद भी बोलना चाहता हूँ, जिद के साथ चलने वाले ऐसे खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजनेता और हमेशा सक्रिय रहने वाले यशवंत सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ बातचीत करके, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत स्वागत है आपका। सर, अब इतनी सारी बातें हैं, आपकी बात कहाँ से तो मैं बात शुरू करूँगा, लेकिन आप विदेश मंत्री भी रहे हैं वाजपेयी सरकार में, वित्त मंत्री भी रहे हैं और अभी देश जो है, विदेश मामलों को लेकर बड़ा संकट में चल रहा है। विदेश नीति को देखकर आप कैसे देख रहे हैं? अभी चर्चा हो रही है इज़राइल को लेकर, ईरान को लेकर और पाकिस्तान को लेकर। तो पहले आज तो अभी जब इज़राइल और ईरान का जो मसला चल रहा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं भारत सरकार की तरफ से? पहले तो बहुत धन्यवाद आपका विजय त्रिवेदी जी कि आपने मुझे याद किया और इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया। सर, सब आपको सुनना चाहते हैं हमेशा। आ, आपने बुलाया है तो अब आपके जो श्रोता हैं उनको तो सुनना ही पड़ेगा। उन्हें अच्छा लेकिन लगेगा। लेकिन आपने जिस प्रश्न से इस बातचीत की शुरुआत करी है वो आज पूरी दुनिया के सामने मुंह बाय खड़ा है। जी। इजराइल और ईरान के बीच दो युद्ध हो रहा है और वो युद्ध है, वो कोई झड़प नहीं है जी। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ। ये युद्ध है और एक दूसरे को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की मंशा है ईरान को भी और इजराइल को भी। और इसमें कहीं ना कहीं आहट आ रही है विश्व युद्ध की, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं और चाइना और रूस ये ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान ने धमकी दे रखी है कि वो अमेरिका ने कुछ इधर उधर किया तो सीधे अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चल चुके होंगे। इसलिए बहुत ही खतरनाक एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज के दिन बन गई है। और इसमें जो सबसे मुझे लगता है कि हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तकलीफ की बात है वो ये है कि भारत जो भूमिका निभा सकता था, क्योंकि हमारे संबंध ईरान से भी अच्छे हैं और इजराइल से भी तो बहुत अच्छे हैं, तो हम बीच बिचाव करके जो इसमें युद्ध विराम कर सकते थे। और मोदी जी की जो युक्ति थी काफी दिन पहले, उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बारे में कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो
ये हमने खो दिया उस अवसर को अभी हाल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में घटना घटी उसको लेकर। क्योंकि अगर हमारा विश्वास हम इस सिद्धांत में करते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और फिर खुद वॉर की तरफ बढ़ जाते हैं, वो सीज फायर कैसे हुआ वो एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो दो तीन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, उसमें एक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हम ये किसी को कहने की स्थिति में नहीं रहे कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और आप आपस में समझौता करो और हम एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकें और युद्ध को विराम की तरफ ले जा सकें। वो अवसर और वो छवि हमने खो दी है। लेकिन सर, जो इसलिए ऐसा भारत की जो भूमिका रही अभी, जो खास तौर से ये ईरान इजराइल को लेकर और यूएन में जो वोट को लेकर भी बात हुई, कभी आप वोट में रहते हैं, कभी एब्सटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस सब को आप, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों भारत के, आपने भी जैसे कहा कि हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि ये बड़ा धर्म संकट होता है। हम धर्म संकट नहीं, भारत सरकार ने तो फैसला कर लिया है, जो भी उसका कारण रहा हो, कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस युद्ध में हम इजराइल के साथ हैं। तो ये दूसरा कारण है कि हमने पक्ष ले लिया है, और जो पक्ष ले लेता है वो फिर मध्यस्थता नहीं कर सकता है। तो खुद हमने युद्ध किया पाकिस्तान के साथ, फिर हमने इसमें पक्ष ले लिया, तो हमारी जो भूमिका हो सकती थी वह अवसर हमने खो दिया है। और ये मैं मानता हूँ कि भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमने अवसर खो दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू से भारत में लोगों का दुनिया के देशों का विश्वास रहा है, और एक इतिहास हमारा रहा है जिसमें हम ने इस तरह के मसले सुलझाए हैं। और अगर आज यूएन पीस कीपिंग फोर्स में फॉर इंस्टेंस जो शांति सेना है यूएन की, उसमें बड़ी भूमिका भारत की रहती है, तो वो इसीलिए रहती है कि हमको वो मानते हैं कि हम किसी पक्ष के साथ नहीं है। तो वो अवसर हमने खो दिया है। अब किस तरफ युद्ध जाएगा, कितना नुकसान इससे होगा, न केवल उन दोनों देशों का बल्कि दुनिया का, ये आज के दिन अनुमान लगाना कठिन है। तो एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति दुनिया में पैदा हो गई है, और कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, अमेरिका खुलेआम इजराइल के साथ है, यूरोप के देश खुलेआम उधर हैं, तो आखिर मध्यस्थता कौन निभाएगा? और हाल के वर्षों में ये साबित हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसकी अब कोई भूमिका नहीं रही। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि यदि हम इजराइल के साथ खड़े हैं आज, आपने कहा एक मौका खो दिया, उसको छोड़िए, जो खो दिया वो खो दिया, लेकिन आज हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इस स्टैंड को आप भारत का कैसा देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हमारी विदेश नीति शुरू से जो रही है उसमें उसका एक मुख्य स्तंभ ये रहा है कि विश्व में जो युद्ध होंगे, झड़पें होंगी, आपस में देश लड़ेंगे, उसमें हम मध्यस्थता की स्थिति में होना चाहिए, और हम मध्यस्थता निभाएंगे और शांति स्थापित करेंगे। क्योंकि गांधी के देश को शांति दूत के रूप में देखा जाता रहा है, और हम उसी भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे आप जानते हैं कि मौके आए जब विश्व ने यह स्वीकार किया कि भारत को मध्यस्थ बनना चाहिए। मैं 1950 में आपको ले जाना चाहता हूं, जबकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में युद्ध हुआ, चीन इधर से आ गया, अमेरिका उधर से आ गया, और फिर उसमें जो कमीशन बना, वो जो सीज फायर हुआ था, आर्मिस्टिस हुआ था, उसको देखने के लिए उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष भारत था। इसलिए जो एक शुरू से चली आ रही भारत की भूमिका कि हम शांति चाहते हैं विश्व में, और हम शांति को
बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम अपनी भूमिका निभाएंगे। पर मुझे समझाया गया, मेरी बात हुई सरकार में कुछ लोगों से, तो सरकार ने कहा ये सब बातें नैतिकता, मॉरलिटी और पीस और ये सब बातें कहने के लिए ठीक होती है। देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा फायदा किसमें, इसको देखना होता है। कंटिन्यूटी ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी विद चेंज फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब आप तो इतने लंबे समय विदेश मंत्री भी रहे हैं, विदेश मतलब भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में ये सारा काम भी आपने देखा, विदेशों में भी देखा है। एक कंटिन्यूटी विद चेंज और ये कि केवल नेशनल इंटरेस्ट ही हमारा फोकस है। देखिए, 2-3 बातें मैं इस प्रश्न के उत्तर में कहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि सरकार में जिन जिन लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं वो सुनेंगे इस बात को। नंबर 1 कि नेशनल इंटरेस्ट, हमारी जो अपना इंटरेस्ट है, हित है, वो सर्वोपरि है, इसमें किसी का दो मत नहीं हो सकता है। विदेश नीति के मूल में हमारे देश का जो हित है वो है, उसको प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम विदेश नीति को बनाएंगे। लेकिन अगर ये कहें हम कि उसमें नैतिकता का कोई अंश नहीं है, तो ये भारत जैसे देश को शोभा नहीं देता है। हमारी विदेश नीति में बराबर नैतिकता का भी एक अंश रहा है। इवन जब 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो नैतिकता के आधार पर ही हमने बांग्लादेश को बनाने में मदद की, इसलिए कि वहां पर जुल्म हो रहा था लोगों के ऊपर, और हम उस समय न्याय और इंसाफ के साथ खड़े हुए। तो इसलिए ये कह देना कि नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूं कि सही बात है। और खास करके भारत जैसे देश में, गांधी के देश में, इसको कहना तो और भी बेतुका लगता है। हम ठीक है कि हम कहते हैं कि विद चेंज होना चाहिए, विदेश नीति में फर्क होना चाहिए। एक डेवलपिंग सिचुएशन होता है विश्व में, जैसे अभी ईरान और पैलेस्टाइन, ये इजराइल का युद्ध हुआ, एक नया आयाम जोड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा अपनी विदेश नीति को। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ हमने कोई फैसला किया है? भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई फैसला है? नहीं, देखिए, भारत धीरे धीरे करके इजराइल के ऊपर बहुत डिपेंड करने लगा है। ईरान के ऊपर हम उतना डिपेंड नहीं करते हैं, शायद हथियारों के लिए तो नहीं डिपेंड करते हैं, तेल के लिए डिपेंड करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की जब परिस्थिति हो और दोनों देशों के साथ आपका मधुर संबंध हो, मुझे याद है कि विदेश मंत्री के हैसियत से मैं ईरान गया था। मुझे याद है कि उस समय जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे वो भारत आए थे। क्यों? अटल जी के टाइम में ये हम इस नीति पर चल रहे थे कि ईरान के साथ भी हमको संबंध और अच्छे करने चाहिए, और ईरान के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। कई कारण उसके थे। तो इजराइल के साथ भी मित्रता रखेंगे, ईरान के साथ भी मित्रता रखेंगे, कोई पक्ष नहीं लेंगे। आज की सरकार ने ये गलती करी है मेरी सोच में कि वो खुलकर इजराइल के पक्ष में आ गए हैं, और ईरान के साथ हमारे जो संबंध है उसके ऊपर इसका दीर्घकालीन क्या असर पड़ेगा वो हम आज के दिन शायद असेस नहीं कर सकते। सर, अब बात करते हैं बहुत खास अपने पड़ोस की, पाकिस्तान की। आपके समय में भी विदेश मंत्री के तौर पर भी आपने पाकिस्तान की नीति को, पाकिस्तान को लेकर हमारे पास सारी बातें उस दौरान भी हुई है, आज भी हुई है। तो पहलगाम की घटना का आपने जिक्र किया और आपने कहा सीज फायर, किस तरह से आप देख रहे हैं ओवरऑल जो पूरा कुछ हुआ? सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, विदेश नीति के तौर पर, देश के तौर पर? दो देखिए, बहुत अगर संक्षेप में इसको कहा जाए एक वाक्य में, तो मैं ये कहूँगा कि सेना को हमने जो काम दिया था वो सेना ने बखूबी निभाया। उसने वो लक्ष्य प्राप्त किए जिसको हमने सेना को दिया था, और जिसके लिए हमने सेना को खुली छूट भी दी थी। लेकिन जहाँ तक कूटनीति का सवाल है, डिप्लोमेसी का सवाल है,
तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हम बुरी तरह फेल हो गए, बुरी तरह। मतलब मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि भारत की विदेश नीति में कभी भी ऐसा मौका आया है जब हम इतने न केवल बुरी तरह फेल हुए बल्कि अलग थलग पड़ गए विश्व के देशों में। और हमारा जो भारत सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत अच्छे से इसको किया, सारे देश हमारे साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ तो केवल टर्की और अजरबैजान और एक दो लोग और भारत के साथ कौन खड़ा है? वो टर्की और अजरबैजान उधर खड़े हैं, भारत के साथ कौन खड़ा है? भूटान का भी कोई स्टेटमेंट आया हमारे समर्थन में? नेपाल का आया क्या? मालदीव्स का आया? किसी एक मुल्क का आया? बांग्लादेश की बात छोड़ दीजिए क्योंकि आज तो हमारे संबंध बहुत मुश्किल हो गए हैं। लेकिन किसी एक देश ने पास पड़ोस में, या जो जिसको एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं, या पूरे विश्व में एक देश का नाम बताइए जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को के साथ अमेरिका मजबूती के साथ खड़ा है और इसीलिए पाकिस्तान को IMF का लोन मिला, इसलिए पाकिस्तान को ADB का लोन मिला, इसलिए पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को अमेरिका से निमंत्रण आया कि हमारे यहाँ आर्मी डे परेड में आओ। तो और वहाँ से वो उनके कमांडर जो हैं सेंट्रल कमांड के अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि फिनोमिनल पार्टनर है पाकिस्तान हमारा। भारत के बारे में इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया? ट्रंप ने, और ट्रंप 13 बार इस बात को कह चुके हैं कि सीज़फायर हमने करा दिया दोनों देशों के बीच में। देखिए आज ईरान और इजराइल की बात ले लीजिए, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। तो आज तो कोई चिंता नहीं हो रही विश्व को कि परमाणु हथियारों का ये प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और लाखों लोग मारे जाएंगे, जैसा कि भारत पाकिस्तान के केस में हुआ। तो वो इसलिए नहीं हुआ कि लाखों लोग मारे जाते हैं, वो इसलिए हुआ कि लोग क्रेडिट लेना चाहते थे कि हमने युद्ध रुकवा दिया, और भारत ने उसको स्वीकार कर लिया कि हम युद्ध रोकेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, 1947-48 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, सही गलत इसमें मैं इसकी विवेचना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसका 1965 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, रूस बीच में आया, ताशकंद का समझौता हुआ, याद है आपको जी। उसके बाद 1971 हुआ, उसके बाद शिमला समझौता हुआ, याद है आपको। उसके बाद जो झड़प हुई वो कारगिल में हुई, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि हम अपनी भूमि से उनको खदेड़ देंगे, हमने खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि एक ऐसा मौका आया जब भारत ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत अपनी फौज को लेके पाकिस्तान की सीमा पर और LOC पर खड़ा किया था ना वहां पर। और लोग बोलते हैं कि हाँ लेकिन उससे युद्ध तो नहीं हुआ, क्या हुआ? उसका नाम है कोअर्सिव डिप्लोमेसी, कि हम दुश्मन पार्टी के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं कि वो हमारे सामने झुके। और आज मैं आपको विजय त्रिवेदी जी याद दिलाना चाहता हूं, इसको भूल जाते हैं लोग, कि ऑपरेशन पराक्रम के बाद सन 2004 के जनवरी में अटल जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्लामाबाद गए, क्योंकि वहां पर सार्क शिखर सम्मेलन हो रहा था, आपको याद होगा जी। और वहां पर फिर जनरल मुशर्रफ से बातचीत के बाद एक स्टेटमेंट इशू हुआ जिसका नाम था जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट। भारत और पाकिस्तान के बीच में सहमति से वो स्टेटमेंट का ड्राफ्ट बना। टेररिज्म को संक्षिप्त स्टेटमेंट है 17 वाक्यों का, लेकिन उसको मैं क्यों याद कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं खुद प्रेजेंट था उसमें इस्लामाबाद में, इसलिए याद कर रहा हूँ कि उस स्टेटमेंट में पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया कि उसकी भूमि का दुरुपयोग हो रहा है भारत में टेररिज्म के लिए, और उसने वादा किया कि आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे। और तब हुआ कि भाई ठीक है, तो हम शांति स्थापित करने के लिए और बाकी कदम जो है उसको उठाएंगे। फिर हम लोग की सरकार चली गई 2004 में,
फिर आगे जो हुआ वो इतिहास है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ जब भी कुछ हुआ है तो कोई न कोई उसका नतीजा निकला है। इस बार जब ये सीज फायर हुआ तो क्या नतीजा निकला? कहीं से पाकिस्तान का एश्योरेंस है लिखित में या मौखिक कि हम अपने भूमि का उपयोग टेररिज्म के लिए नहीं होने देंगे, भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे? कहीं हुआ है क्या? हमको क्या मिला इसमें? पाकिस्तान से हमको क्या प्राप्त हुआ? क्या आश्वासन हमको मिला? कुछ नहीं। और उल्टे पाकिस्तान को दुनिया भर के देश जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, और खास करके अमेरिका समर्थन कर रहा है। तो हम कहाँ खड़े हैं आज? जी, 2-3 बातें हैं, आपने बहुत सारी बात की इसमें। इम्पोर्टेंट बात 2-3 है। एक तो ये 71 का आपने ज़िक्र किया, 65 का ज़िक्र किया, ताशकंद में जो हुआ रशिया ने ज़िक्र किया। 71 को एक तो कहा जा रहा है कि साहब वो सरेंडर कर दिया था आपने, जो 93,000 जो पीओडब्ल्यूज़ थे उनको आपने शिमला समझौते के टेबल पर सरेंडर कर दिया, पहली बात। फिर जो आपके दौरान जब विदेश नीति रही और पाकिस्तान के साथ बहुत लंबा हमारा रहा, जो लाहौर समिट मतलब लाहौर यात्रा, लाहौर समझौते से लेकर ऑपरेशन पराक्रम तक, उसका भी फायदा क्या हुआ हमें? लाहौर समझौता किया आपने, उसके बाद कारगिल हुआ, उसके बाद शिखर वार्ता फेल हो गई, उसके बाद कांधार भी हुआ, मतलब उससे पहले कांधार हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर ऑपरेशन पराक्रम आपने कर लिया। ऑपरेशन पराक्रम से भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि लड़ाई आपने लड़ी नहीं। ये सारी बातें हो रही है, लेकिन अब जो बात कही जा रही है कि भाई हमने तो सरेंडर, अभी राहुल गांधी जी ने कह दिया नरेंद्र सरेंडर, तो बोले सरेंडर कौन सा हुआ यहाँ पर? और दूसरी बात जो एक इसी से जुड़ी हुई बात है कि ट्रंप साहब का आपने जिक्र किया कि 13 बार उन्होंने कह दिया। कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जी या जो देश के लोग हैं वो ट्रंप पर भरोसा कर रहे, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं कर रहे। भारत सरकार ने कहा कि कोई उनका वो नहीं था, मीडिएशन नहीं था। इन सब बातों का मैं एक एक करके उत्तर देता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऑपरेशन पराक्रम जो हुआ था उस समय भी उसकी शिकायत हुई थी जी कि आपने इतना खर्चा करके फौज को सीमा पर तैनात किया लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। नतीजा निकला वही मैंने आपसे कहा कि 6 जनवरी 2004 का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, जी नहीं आप देखिए उस स्टेटमेंट को। जी मैं मानता हूं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से नेहरू लियाकत पैक्ट्स और इन सब से लेकर शुरू से अभी तक, उसमें 6 जनवरी 2004 का जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि उसकी भूमि का दुरुपयोग होता है भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने में, और उसने आश्वासन दिया कि हम नहीं करेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक नंबर 2 कि मैं मानता हूं और मैं इसको बिल्कुल ठीक मानता हूं कि अटल जी की पॉलिसी थी कि हम दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते, नहीं बदल नहीं सकते हैं। और इसलिए बराबर उनका ये अप्रोच रहा कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करके दोनों देश आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और वो प्रयास सफल हुआ नहीं सफल हुआ ये दूसरी बात है, लेकिन क्या प्रयास करने में गलती थी? नहीं, प्रयास करने में गलती नहीं थी। और इसीलिए जब जब मौका मिला तो हमने पाकिस्तान को दबाने का काम किया। ये कहना गलत होगा कि चूंकि हम शांति भी चाहते थे इसलिए हम पाकिस्तान के सामने दब गए। तीसरी बात कि सब कुछ हुआ लेकिन हमने किसी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप इसमें नहीं स्वीकार किया। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को क्लिंटन ने वॉशिंगटन बुलाया था, राष्ट्रपति क्लिंटन। अब वो गए, अटल जी को भी बुलाया था, क्या अटल जी गए? नहीं ना गए। इसलिए कि हम नहीं गए क्योंकि हम लोग वो बात की ये द्विपक्षीय है जो शिमला में समझौते में एस्टैब्लिश हुआ उस पर अमल कर रहे थे। आज भी हम कहते हैं कि नहीं, हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते। इस बात पर भरोसा करना चाहिए ना आपको कि नहीं करेंगे, फिर ट्रंप साहब की बात क्यों कर रहे हैं? हम भरोसा करेंगे अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलेंगे देश के भीतर और देश के बाहर कि ट्रंप आप गलत बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है, आपने मध्यस्थता नहीं की, आपने कोई रोल नहीं निभाया, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है हम दोनों ने आपस में मिल के किया है।
ये बोलने में क्या जाता है प्रधानमंत्री का? बोलेंगे अभी वो गए हैं G7 में, वहां पर बोल दें। आप समझा सकते हैं मुझे, आप विदेश मंत्री रहे, क्या विदेश नीति में इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जा सकता है? ये थोड़ा सा आप मुझे समझाइए, क्योंकि ये भी कहा गया कि भाई आपको खुद को भी तो समझना चाहिए कि बात क्या है। नहीं नहीं, और एक चीज और समझाइए सर, ये में तो नहीं, जबकि 13 बार अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति दोहरा रहा है कि हमने सीज फायर कराया और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश रहे, इसका कोई उत्तर नहीं दे, तो हम क्या इसका अर्थ लगाएं? क्यों नहीं? मोदी जी अपने देश में ही थे जब, अब तो विदेश चले गए, लेकिन जब देश में थे तो यहां से उनको बोलना चाहिए था ना, ट्रम्प का जवाब देना चाहिए था कि नहीं ट्रम्प गलत है। तो वो क्यों नहीं मोदी जी ने दिया? आज तक मोदी जी का कोई स्टेटमेंट हमने देखा है? और आप कह रहे हैं कि आप बिलीव कीजिए हमारे प्रधानमंत्री को, हम बिलीव करते हैं, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो अमेरिका के सामने उसी तरह खड़े होंगे जैसे कि इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी और अटल जी खड़े हुए थे। देश के ज्यादातर लोग मानते रहे, जब अभी ये जो पहलगाम के बाद की जो भी घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर हुआ, कि हमारे पास एक मौका था, क्योंकि सेना जो है, फौज जो है, बड़ी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार थी और हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद, पीओके पर कब्जा करने के बाद ये सब भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीज फायर जल्दी कर लिया गया या सही कदम उठाया गया? कैसे आप इस पूरे, थोड़ा सा मुझे उसको उस लेवल पर समझाइए विदेश नीति। देखिए, आप जानते हैं कि सीज फायर की घोषणा सबसे पहले ट्रम्प के ट्वीट से हुई और मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि अगर सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो उसकी घोषणा ट्रम्प की तरफ से हो। लेकिन खैर, एक मिनट के लिए उसकी बात भूल जाइए आप। इस बात को भी हम नज़रअंदाज कर दें कि सीज फायर करके हमने क्या हासिल किया। अभी मैंने आपसे कहा कि हमको कोई आश्वासन इसकी तरफ से नहीं मिला है, पाकिस्तान की तरफ से। तो किसी को तो सामने आके कहना चाहिए कि भाई इस कारण हमने सीज फायर किया और हमको ये प्राप्त हुआ। और मैं एक बात आपसे और कह देता हूँ, हमने कहा कि हमने 9 टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया और वही हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य सफल हो गया, फिर हमने बात बंद कर दी, सीज फायर कर लिया। यही है ना हमारा केस। जी। तो आपने बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया, बिल्डिंग्स दोबारा खड़ी हो जाएंगी। आपने उनके आतंकवादियों को मार दिया, नए आतंकवादी आ जाएंगे। आपको आश्वासन क्या मिला? आश्वासन कौन देगा? आश्वासन पाकिस्तान की सरकार देगी आपको। और ये अच्छा मौका था ये पाकिस्तान से आश्वासन लेने का कि 2004 के 6 जनवरी का स्टेटमेंट रिपीट करते हुए कि हम अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। सिंपल। ये हो गया होता तो कोई बात नहीं होती। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं वहां हमको लगता है कि सेना सफल हुई, डिप्लोमेसी में हम फेल हो गए। डिप्लोमेसी पर फेल हो गए। सर एक चीज और समझाइए, एक तो आपने बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे कि भाई ये इससे लग रहा है कि भारत ने कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो हुआ बताया गया सरकार की तरफ से कि डीजीएमओ साहब ने रिक्वेस्ट किया वहां के पाकिस्तान के और हमारे डीजीएमओ साहब ने मान लिया, ये क्या डीजीएमओ लेवल पर ये लड़ाइयाँ खत्म होती हैं, सीज फायर होता है? कुछ थोड़ा समझाइए मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। और वो और खासतौर से भारत के रेफरेंस में, क्योंकि यहाँ तो राजनीतिक एक पॉलिटिकल पावर है, सीसीएस है, और आपको उस समय याद होगा कि उस समय लगातार मीटिंग्स हो रही थी जी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इनसे मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेना अध्यक्षों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे थे, लगातार मीटिंग्स हो रही थी जी। तो ये डीजीएमओ भारत का, उसको इतनी अथॉरिटी थी क्या कि पाकिस्तान की तरफ से अगर रिक्वेस्ट भी आया तो हमने कहा कि हाँ स्वीकार है? जब तक हमने अंतर कंसल्टेशन नहीं किया होता, इस पर पूरी गंभीरता से पूरी सरकार ने, कम से कम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने विचार नहीं किया होता, तो कैसे ये सीज फायर हो गया होता? और उस समय का आप अगर अखबार उठा के देखेंगे तो मुझे तो याद है कि
3:35 में बात हुई दोनों डीजीएमओ में जी, और उसके बाद 5 बजे ट्रम्प ने घोषणा कर दी, सीज फायर हुआ। हमारी घोषणा के पहले उन्होंने कर दी। जी। नहीं, आप, क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सीसीएस में फैसला हुआ, उसके बाद डीजीएमओ ने राय ली, या बिना सीसीएस के ये फैसला किया गया? क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैं क्रम को इस तरह देखता हूँ कि मान लीजिए कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके भारत के डीजीएमओ को कहा कि भाई हम लोग अब युद्ध विराम चाहते हैं, सीज फायर कर लो। तो उसके बाद डीजीएमओ आर्मी चीफ से बात करते हैं, आर्मी चीफ सरकार से बात करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती और उसमें ये बात तय होती कि हाँ भाई, पाकिस्तान के तरफ से रिक्वेस्ट आया है, सीज फायर करो। हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो था टेररिस्ट ठिकानों पर हमला करने का, वो पूरा हो गया, इसलिए सीज फायर कर लो। या मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ आपसे, 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो चीन ने यूनिलैटरल सीज फायर घोषणा करी थी, एक तरफा सीज फायर, याद है ना आपको? जी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी होता है कि मुल्क जब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं तो यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा करते हैं। भारत को भी ये ऑप्शन था कि पाकिस्तान का डीजीएमओ कहता नहीं कहता, हम खुद ही कहते हैं कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, अब हम सीज फायर करते हैं। सर एक चीज कही जाती है, अभी जो कही जा रही है वो आप पता नहीं समझ रहे कि नहीं, ये न्यू नॉर्मल है, ये नया भारत है, जिसमें ये कहा गया पहले हमने कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। हमने इंडस्ट्री जो थी उसको खत्म कर दिया, ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी। और उसके बाद कहा कि जिन ठिकानों को हम मारते हैं, खत्म करते हैं, उस पर ठोक कर बोलते भी हैं। बोलते ज्यादा हैं, आज का न्यू नॉर्मल यही है कि हम बोलते ज्यादा हैं। न्यू नॉर्मल यही है कि जुमलेबाजी करते हैं। ये नया इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी ने समझाया आपको कि भाई न्यू नॉर्मल ये है, नया इंडिया ये है? किस बात का नया इंडिया? हम सपने दिखाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। मैं आपसे थोड़ा विषयांतर करते हुए एक बात आपके सामने रखना था, एक बिंदु। हम कह रहे हैं ना, सपने दिखाते हुए कि 1947 तक भारत को विकसित देश बनाना है। आज हम 2047 2047, हम 2025 में हैं। कितना दिन बचा है? 22 साल, 20 साल 20-22 साल। 20-22 साल में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विकसित देश बनने के लिए भारत को हर साल 8% प्लस ग्रोथ रेट अचीव करना पड़ेगा। अभी हम कितने पर हैं? 6% पर। 6%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साल 6% हुआ तो दूसरे साल 10% हो। एवरेज हमारा 8% होना चाहिए। ये हम करने की स्थिति में है क्या? किसी ने आपके सामने ये पूरा विवरण रखा है देश के सामने, नया नॉर्मल, नया इंडिया, कि भाई हम ये कर रहे हैं, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट रेट होना चाहिए, 8% ग्रोथ रेट, 8% प्लस अचीव करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट रेट ये होना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट रेट को हमारा जो विदेशी पूंजी निवेश होगा वो इतना होगा। हाँ, डोमेस्टिक सेविंग्स हमारे इतना होगा। डोमेस्टिक सेविंग्स 38% पर हुआ करता था, घटते घटते आज 30% पर है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? नया नॉर्मल, नया इंडिया। 6% ग्रोथ रेट हमारा है, उसी पर हम ताल ठोक रहे हैं, नया नॉर्मल, नया इंडिया। अरे कुछ करके दिखाओ। आप विदेश से वित्त पर आ गए हैं और आप वित्त मंत्री बहुत ऐसे समय में रहे, क्रूशियल समय में भी रहे, और एक नई दिशा आपने दी वित्त मंत्रालय को भी और देश की आर्थिक नीति को भी। यदि चंद्रशेखर जी से शुरू करें तो वो तो बड़ा क्राइसिस वाला समय था जब आपने लोन लिया सोना गिरवी रखकर, और फिर जो नई वित्त नीतियां मनमोहन सिंह, ये नरसिम्हा राव के बाद जिस तरह से आपने लागू की, हालांकि उससे पहले आप भी उसके हिस्सेदार रहे, मुझे जानकारी है कि किस तरह से वो जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसमें आपका भी क्या रोल रहा। लेकिन जो वाजपेयी सरकार के दौरान लिबरलाइजेशन की या जो भी नीतियां रही, आप समझते हैं कि उससे ठीक रहा? आपको बहुत दबाव का सामना भी उस समय करना पड़ा, कुछ चीजों को वापस भी लेना पड़ा।
तो आज किस नीति पर हम जाना चाहते हैं कि जो 2047 में हम विकसित भारत बने? ये तो हम सबका सपना होगा ना कि 2047 में बन जाए विकसित भारत। तो आप कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरु मंत्र मैं दे रहा हूं आपको जी अपने सारे अनुभव के आधार पर। मैं आपसे कह रहा हूं जी कि 8% प्लस ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसके लिए संसाधन इकट्ठा कीजिए। बिना संसाधन के लिए तो ग्रोथ नहीं होगा ना, बिना इन्वेस्टमेंट के तो ग्रोथ नहीं होगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, इसकी हम लोग चिंता करें पहले। कितना इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए, वही मैं आपसे कह रहा था कि देश के भीतर का इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, देश के बाहर का इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। अभी एक आंकड़ा आया, आपने देखा होगा कि भयानक रूप से देश के भीतर के संसाधन विदेशों में गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के कंपनियों के द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर में, देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो बिना इन्वेस्टमेंट किए हम ग्रोथ 8% ग्रोथ पर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं सरकार में बैठे लोगों से अपील करता हूं कि जुमलेबाजी छोड़ो और देश को समझा दो कि हम इस नीति पर चलेंगे। और मैं आपसे ये भी कह दूं, तो आज ये मौका हमारे लिए अच्छा है कि हम लोगों ने अटल जी के टाइम में जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू किया देश में, सब लोग याद करते हैं वो जो सड़कें बनी और ये सब हुआ। हाईवेज का काम जो खास तौर पे हुआ, हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। काम अकेले नहीं हुआ, जी, सड़कों बहुत का बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर करने पे का बड़ा काम हुआ। बहुत बड़ा काम हुआ। और देश में एक होता है, इसको कहते हैं कि कंपाउंड रेट से ग्रोथ होगा कुछ काम करने से, जिसमें मकान बनाना भी शामिल है, हाउसिंग। जी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपको आज याद दिलाऊं कि जी हम लोगों के उस समय सरकार में आने के पहले जी एवरेज एज होता था 42 से 45, जब जी आदमी मकान अपना या फ्लैट खरीदने के बारे में सोचता था। जी हम लोगों के कारण देश में ये स्थिति आई कि 25-27 साल के भीतर का नौजवान जो है वो अपना फ्लैट, अपना बिल्डिंग खरीदने को सोचने लगा, खरीदा भी। तो इसलिए बड़े पैमाने पर देश में विकास का काम हुआ और गति पकड़ा। और मैं मानता हूं, मैं ही नहीं मानता हूं, देश के अर्थशास्त्री हैं, विदेशों के अर्थशास्त्री हैं, वो भी इस बात को मानते हैं त्रिवेदी जी कि जब हमारी सरकार गई जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो वही मोमेंटम जो था, वही गति जो थी, जो हम लोगों ने दिया था अर्थव्यवस्था को, उसी गति के आधार पर देश आगे बढ़ता रहा। और पहली बार भारत के इतिहास में 5 साल का एक स्वर्णिम काल आया, शुरू हुआ अटल जी के लास्ट ईयर से 2003-2004 से, और उसके बाद वो चला गया 2008-9 तक, जिसमें देश ने लगभग 10% प्रति वर्ष के हिसाब से आर्थिक तरक्की की। तो ये जी जी नहीं, मैं समझना चाहता हूँ कि भी कैसे सुधरेगा। देखिए, आपके पास दोनों मंत्रालयों का बड़ा अनुभव है और आपकी बात से यदि मैं गलत नहीं समझाऊं तो ये है कि ये दोनों ही मंत्री जो है हमारे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। यदि मैं फेल ना भी कहूँ तो ठीक नहीं कर रहे। अब विदेश मंत्री तो हमारे इतने लंबे समय तक विदेश सेवा में ही रहे हैं, उनकी विदेश नीति पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। वित्त मंत्री जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आपने 5 बजे का बजट 11 बजे शुरू कर दिया तो बस वही सबसे बड़ा काम हो गया देश का बजट का, और वित्त मंत्री जी कर रहे हैं काम। आपने जेटली जी के वक्त भी कहा कि आई नीड टू स्पीक अप नाउ। तो देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस पर आपने बड़ी बात कही, बड़े प्रतिक्रिया आपने दी। मुझे थोड़ा सा वो कोई समझाइए ना कि क्या होगा, क्या आपको लग रहा है कि नहीं होगा 2047 में विकसित भारत? भाई, जिस रेट से हम जा रहे हैं आज के दिन, उस रेट से तो नहीं हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप 6% पर हैं एनुअल ग्रोथ रेट, और जरूरत है हमारी 8% प्लस ग्रोथ रेट की। 27 साल तक, 22 साल तक हमको ग्रो करना पड़ेगा एट दिस रेट। तो उसके लिए समझाइए ना हमको कि भाई 8% प्लस ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले, जैसा मैं कह रहा हूं आपसे कि बिना इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ नहीं होगा।
जब आपकी खुद की कंपनियां बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं, देश में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा संकट है आज हमारे देश में, तो हम कैसे 8% ग्रो करेंगे? तो इसलिए सरकार से मेरी अपील होगी कि भाई अपने अर्थशास्त्रियों को बोलो, वित्त मंत्री को बोलो कि हमको समझा दें कि हम ऐसे आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। नया इंडिया इस तरह आगे बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ रेट ये होगा, इन्वेस्टमेंट रेट ये होगा, उसमें डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन ये होगा, उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये होगा, उसमें इन इन क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हम लोगों ने नेशनल हाईवे बनाना क्यों शुरू किया? इसलिए कि 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने में इतने तरह के उद्योगों का इन्वॉल्वमेंट होता था, इतने तरह का, कि उसको बनाओ तो बाकी सारे उद्योग भी आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ। तो रिहायशी मकान, बना रहे हैं हम लोग रिहायशी मकान, मैं अब आपसे तो कह रहा 34 हूँ। किलोमीटर बना रहे हैं, सरकार कह रही है 34 किलोमीटर पर डे बना हाँ रहे हैं जी, हम लोग हाईवे। 34 किलोमीटर अराउंड जो है पर वो डे तो हाईवे बना रहे हैं। ठीक है, वो हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत हम ही लोगों ने की थी। जी। और आप 34 किलोमीटर क्यों, आप 40 किलोमीटर बनाइए या 50 किलोमीटर बनाइए, उससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, हो भी रहा है। लेकिन अकेले केवल सड़कों को बनाने से नहीं होगा, और बहुत सारा काम करना पड़ेगा सर जिसको मतलब आप। जी, मतलब मैं ये समझूं कि आप कह रहे हैं कि जो दोनों हमारे बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं सरकार में, वो दोनों फेल हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमारी डिप्लोमेसी के क्षेत्र में हम जरूर टोटली अलग थलग पड़ गए हैं। नया भारत आज अकेले विश्व में खड़ा है, हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं है। हमने पाकिस्तान को जो लोन मिला उसका विरोध किया, हमारी नहीं चली, पाकिस्तान की चली। तो नया भारत जो है विश्व में आज अलग थलग खड़ा है, हमारे साथ एक भी देश नहीं खड़ा है। इसको आप सफलता मानते हैं तो हमारी डिप्लोमेसी जो है वो सफल है, अगर इसको असफलता मानते हैं तो हमारी डिप्लोमेसी फेल कर गई। और जहाँ तक ग्रोथ रेट और आर्थिक विषयों का सवाल है, मैंने आपसे कहा कि मैंने उस समय भी कहा था, डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, मुझे 30 दिनों का वक्त दो, यही कहा था ना। फिर जिस चौक चौराहे पे खड़ो कहोगे मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, जो दंड दोगे मैं भुगतने को तैयार हो जाऊंगा। कभी उसका रिव्यू हुआ सरकार में कि डिमोनेटाइजेशन का असर क्या हुआ? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के पहले हमारी अर्थव्यवस्था 8% प्रति वर्ष के दर से आगे बढ़ रही थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद वो घटकर 4% हो गया। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो सर ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी? आप जैसा विद्वान आदमी छोड़ के चला गया, चलता रहता, आप साथ रहते तो देश थोड़ा और आगे बढ़ जाता तेज रफ्तार से। देखिए, मैं छोड़कर उस समय गया जब मुझे बिल्कुल पता चल गया कि इस सरकार को किसी की जरूरत नहीं है। इस सरकार को एक दो लोग मिलके चला रहे हैं, इनको किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। ये स्वयं को स्वयं समूह है और सब कुछ जानते हैं, इनको किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब तक सरकार ने हमसे पूछने का सिलसिला जारी रखा 3-4 महीनों तक, तब तक मैंने बताया, उसका उन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। अब मैं जाके क्या 7 रेस्कोर्स के सामने खड़े होके कहूँ भाई मेरे पास कुछ आइडियाज हैं यार, कुछ नहीं, हमको आगे अनुभवी आपका अनुभव, आपका राष्ट्र के लिए जो चिंता है वो तो कुछ ये काम प्रश्न उनसे, आप उनसे पूछे ना ये प्रश्न, मेरी तरफ से तो इसमें कोई ऐतराज नहीं था। सर आपका लंबा अनुभव रहा, थोड़ा सा छोटा सा 2-3 सवाल और ले लेते हैं फिर खत्म करके कि अभी जो एक डिबेट चल रही है, मतलब ये तो दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए, जो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी को लेकर आजकल सुप्रीमेसी का बड़ा झगड़ा चल रहा है, ये ईगो बड़ा है। अब तो हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन हो रहा है, क्या है क्या ये बहुत, जो भी हो रहा है बहुत दुखद हो रहा है। ऐसी बहस छिड़नी ही नहीं चाहिए। और संविधान की जरा सी भी अगर 5% भी समझ किसी व्यक्ति को है तो ये नहीं कहेगा
कि जुडिशरी सुप्रीम है या एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो बात करेगा कि संविधान में एक संतुलन है। ये बेसिक बात ये लोग नहीं समझते हैं। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था, भारत के संविधान को हमने बहुत नजदीक से पढ़ा है, और मैं आज आपसे विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारा संविधान जो है वो एक संतुलन के आधार पर बना है, जिसमें कि एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, और तीनों के बीच में संतुलन बनाकर हमको आगे बढ़ना है। इसमें कोई अगर कहे कि मैं सुप्रीम हूं तो वो बिल्कुल बेमानी बात कर रहा है। पार्लियामेंट सुप्रीम बहुत मामले में नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम होता तो पार्लियामेंट के कानूनों का जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान क्यों होता जी। और चूंकि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं जुडिशियरी सुप्रीम है, क्योंकि जजेस को अपॉइंट करने का एक तरीका है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसकी भी भूमिका है। नहीं तो अब वो एनजीएससी को लेकर फिर वही बात आ गई, आप जजेस के अपॉइंटमेंट पर आ गए, तो असली जड़ तो वही है ना कि जजेस का अपॉइंटमेंट आपके पास हो, पॉलिटिशियंस के पास हो, सरकार के पास, और जजेस चाहते नहीं। तो ठीक है, तो उन्होंने जैसे भी है, मैं आपको बताता हूँ एक बात। मुझे याद पड़ता है कि 1977 में कर्पूरी जब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे तो मैं उस समय आईएएस में था, तो मैं उनका प्रधान सचिव नियुक्त हुआ जी। उस समय भी जजेस के अपॉइंटमेंट होते थे। उस समय क्या होता था, हाई कोर्ट से ये सिफारिश आती थी सरकार के पास, लॉ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास, फिर उसमें वो चीफ मिनिस्टर अपनी अपना फैसला करते थे और उसके बाद वो गवर्नर को भेजते थे। गवर्नर से फिर वो लॉ मिनिस्ट्री में जाता था, फिर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन में जजेस का अपॉइंटमेंट होता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। अब उनके पास जो कमिटी है वो इस बात को तय करती है कि कौन बनेगा, सरकार को सिफारिश भेजते हैं, सरकार उसको मानती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जुडिशरी सुप्रीम है। तो ये सिस्टम ठीक है, सिस्टम ठीक है, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि संविधान जो है वो संतुलन के आधार पर चलेगा, सुप्रीमेसी के आधार पर नहीं चलेगा। आपने दो शब्द काम में लिए, फिर बात आगे बढ़ जाती है। वही बात है, आपके साथ बात करने में खत्म करने का मन नहीं करता। आपने दो शब्द काम में लिए, संतुलन और गवर्नर। क्या बोलूं मैं, कैसे देखते हैं आप? गवर्नर साहब तो आजकल कमाल कर रहे हैं, और ये गवर्नर इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो संतुलन है, और अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु वाला मामला था उसमें अपना जजमेंट सुना दिया है। मैं मानता हूं कि उस जजमेंट के आने के बाद से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का कोई मतलब नहीं रहता है, नंबर एक। नंबर दो, कि जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं तमिलनाडु के, इस जजमेंट के आने के बाद भी बेशर्मी के साथ अपने पद पर बने हुए हैं। एक आदमी को जिसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए थे जजमेंट के बाद, वो है तमिलनाडु के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल हैं, उनको। लेकिन मैंने कहीं एक बार मजाक में कहा था कि सरकार राज्यपाल अपॉइंट नहीं करती है। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ये सरकार लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट करती है। गवर्नर जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में है वहां पर, कि सरकार चाहे जो कर ले, हम तो विरोध करेंगे उसका। आपके साथ बातचीत की यही खूबसूरती है। मैं सोचता हूँ खत्म करें। अब आपने एक नया शब्द काम में ले लिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या हाल है आजकल? पता नहीं, वो भी कुछ बोलते रहते हैं, उनका भी योगदान होता रहता है। हिसाब से कुछ भविष्य आप देख रहे हैं कि किस तरह से? क्योंकि एक चीज को मैं रेफरेंस के साथ बोलना चाहता हूं आपको, कि जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आप बने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, मतलब कोई बोलते हैं एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन पार्टी ने पूरे शिद्दत के साथ वो लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़ा। बहुत सारे लोगों ने डिच किया, मतलब बहुत सारे राज्यों ने, उड़ीसा है, झारखंड, तमाम लोगों।
और ये फिर बाद में जो 2024 से पहले इंडिया ब्लॉक बना, उसके बाद भी जो कुछ हुआ, आपके मित्र नीतीश कुमार जी इधर से उधर, पटना ट्रेन से इधर से उधर चलते रहे। तो आज क्या हम ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि मान लीजिए ये सरकार खराब है, ज्यादा मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, भाई ये आपको लगता है ये सरकार खराब है, बताइए क्या ऑप्शन है। तो यशवंत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सिन्हा साहब से, क्या ऑप्शन बताइए मुझे। आपने दो बिंदु रेस किए, दोनों का मैं जवाब देता हूँ जी। बाकी पार्टियों ने शिद्दत के साथ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हो या नहीं लड़ा हो, मैं बहुत शिद्दत के साथ लड़ा। मुझे याद है और हाँ, मैं पूरे देश में घूमा, हर जगह मैंने अपनी बात रखी, और उस समय कई लोग ऐसे हमको मिले जिन्होंने हमसे कहा कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, ये आज हमको पता चला कि चुनाव में क्या होता है। और मुझे इस बात का संतोष है त्रिवेदी जी कि अब तक जितने चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, उसमें हाईएस्ट वोट परसेंटेज मेरा बहुत बड़ा परसेंटेज है, 35% वोट आपको मिला। हाँ, तो इसलिए मुझे संतोष है। जितना तो पता ही था कि मैं जीतूंगा नहीं, वही एक चुनाव मैंने लड़ा, ये जानते हुए कि मैं हारूंगा, फिर भी चुनाव लड़ा, शिद्दत के साथ लड़ा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं वो अपने ढंग से चल रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन का क्या हाल है, मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। इंडिया गठबंधन जिस रास्ते चल रहा है, पहले तो ये है कि भाई इंडिया गठबंधन का सचिवालय ही नहीं, कहीं आपने देखा दिल्ली शहर में या कहीं झंडा कुछ नहीं झंडा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। कैसे हो सकता है भाई, कांग्रेस पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ना इंडिया गठबंधन का, टोटालिटी ऑफ इंडिया गठबंधन नहीं है। वो नहीं है। तो इसलिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें भारी कमी रह गई है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, थोड़ा उसको चेंज करके मैं कहना चाहूंगा कि दे ऑल्सो गेट द ऑपोजिशन दे डिजर्व। शायद हमारी किस्मत में यही ऑपोजिशन लिखा है। नहीं तो ये लड़ाई फिर कुछ बढ़ेगी आगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बीजेपी नहीं, तो कहती है एलओपी को कि वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते। देखिए, लड़ाई जो है, चुनाव की लड़ाई, आप भी जानते हैं, बहुत दिन से देश की राजनीति को देख रहे हैं। एक पॉजिटिव वोट होता है, एक नेगेटिव वोट होता है। यहाँ चुनाव जीता जाता है ज्यादा नेगेटिव वोट पर, वोट से। नेगेटिव वोट के आधार पर लोग चुनाव जीतते हैं। पॉजिटिव वोट बहुत कम हुआ है ऐसे चुनाव में जिसमें लोग पॉजिटिव वोट के आधार पर जीत गए। तो ये नहीं इस पर डिपेंड करता है कि अगले चुनाव में विपक्षी भूमिका क्या होगी। इस पर डिपेंड करता है कि सरकार की के कामकाज के बारे में लोग क्या सोचते हैं। आफ्टर ऑल 2024 का जो चुनाव हुआ त्रिवेदी जी, उस चुनाव में बीजेपी 303 से 240 पर आ गई। 63 सीट्स का नुकसान हुआ बीजेपी को। ये कोई मामूली नुकसान नहीं था, लेकिन सहारा मिल गया नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू का, तो सरकार बन गई, सब लोग इसको भूल गए। लेकिन बीजेपी 2024 का चुनाव हार गई थी, बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी हारी थी। तो इसलिए सरकार कैसे काम करती है उस पर 2029 का चुनाव निर्भर करेगा। लेकिन इसको जब आपने 2024 का जिक्र कर दिया, तो उसमें तो यही कहा ना कि इंडिया ब्लॉक ने एक फेक नैरेटिव चलाया कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का, खत्म करने का, आरक्षण खत्म करने का। और अब जब बिहार चुनाव हो रहे हैं तो कास्ट सेंसस हो रही है, अब तो हो रही है, होने दीजिए। अगर कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता इस देश के लिए खराब है, तो जातिवाद भी उस देश के लिए उतना ही खराब है। और मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों का विरोध करता हूं कि 75 साल 76 साल आजादी के बाद हम आज भी जात पात में फंसे हुए हैं। तब तक हमको तो निकलना चाहिए था ना इससे। और आप जात की आपने कहा कि जात की काउंटिंग हो रही है, जिसने दूसरी जात में शादी की उसको, उसके ऑफ स्प्रिंग को, उसके बच्चों का कैसे देखेंगे? जिसका इंटरफेथ मैरिज हुआ, उसके बच्चों को किस कास्ट में डालेंगे आप? तो ये क्या बेमानी बातें हो रही हैं कि कास्ट सेंसस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर आखिरी सवाल कि
प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू का एक रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया कि तीसरी बार लगातार सरकार बना। अब सारे देश में बहस हो रही है कि सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन। आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं उस पर? जी, वर्तमान को छोड़कर कोई भी हो सकता है। वर्तमान को छोड़कर कोई भी हो सकता है। हाँ, सारी बहस तो यही हो रही है, नेहरू वर्सेस मोदी की या इंदिरा जी वर्सेस। नेहरू कहाँ है? इनके मोदी जी के मुकाबले में नेहरू कहाँ है? इंदिरा गांधी कहाँ है? कोई नहीं खड़ा है। शास्त्री जी नहीं खड़े हैं। अटल जी तक को लोग भूल गए। अक्सर ऐसी बात होती है कि पिछले कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें वो भूल जाते हैं कि 6 साल अटल जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। और अगर आप सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए पोल कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक्त निकाला। बहुत अच्छे से आपसे बात हुई। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप जिस तरह से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया। नमस्कार।